का चैप्टर 9 का पार्ट 2 में जानेंगे भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? तो हमारा भारत 62% कृषि पर आधारित है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत को पोषण के लिए बहुत सी प्रॉब्लम था, यानी खान पीन के लिए। तो इसलिए उसके बाद यानी 1960 के मध्य पादप प्रजनन कराया गया। अब पादप प्रजनन कराकर गेहूं, धान, मक्का आदि की उन्नत किस्मों को विकसित किया गया। जब विकसित किया गया तो उससे क्या हुआ कि ज्यादा पैदावार हुआ। उसी को हरित क्रांति का नाम से जाना जाता है। तो पूरे विश्व में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जाता है। पूरे विश्व में हरित क्रांति का श्रेय मैक्सिको का वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जाता है, क्योंकि इन्होंने गेहूं की बौनी प्रजाति को विकसित कर उच्च पैदावार के लिए विकसित किए थे। लेकिन भारत में हरित क्रांति के श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। भारत 62% कृषि पर आधारित है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की लगभग 33% भारत में आय जो होता है वो कृषि उत्पाद से ही होता है। इस तरह से भारत में हरित क्रांति लाकर जो गेहूं, धान, मक्का इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि किया गया था। अच्छा, हरित क्रांति, इससे पहले पता है हरित क्रांति। अब इसके बाद जाना है जब हरित क्रांति जब भारत में आ गया तो ज्यादातर प्रभाव किसको को पड़ा। तो सबसे पहला प्रभाव जो सबसे पहले उन्नत किस्म का जो विकास हुआ वो विकास गेहूं में हुआ। पहला विकास गेहूं में हुआ। भारत में गेहूं की उन्नत किस्मों को विकसित करने का श्रेय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का जाता है। उस वैज्ञानिक का में जो अध्यक्ष है वो थे डॉक्टर एस. स्वामीनाथन। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिकों का जाता है। तो पिछले 5 दशकों यानी 50 वर्षों में गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन हो गया था। यानी कि जब गेहूं की किस्मों को विकसित किया गया तो गेहूं को विकसित करने पर भारत में गेहूं की उत्पादन पहले 11 मिलियन टन होता था, लेकिन उसके बाद पिछले 5 दशकों में 11 मिलियन से बढ़कर 75 मिलियन टन हो गया। इस तरह से भारत में गेहूं की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो गेहूं की कुछ प्रमुख किस्मों के उनके गुण। सरवती सुनरा गेहूं का किस्म है सरवती सुनरा जो जल्दी पक जाता है, यानी कि 50 से 60 दिन में पक जाता है। इसके बाद लेरमा रोजे एक बौनी किस्म है। बौनी किस्म के साथ साथ इसमें गेरुआ रोग नहीं होता। जो सुगंधित गेहूं होता है वो रोग इसमें नहीं होता है। सुनौरा 64 देर से बुआई के लिए उपयुक्त है। इसको देर से बुआई यानी कि ऐसे खेतों में इसको बोया जाता है जिसको में पानी लगा होता है। उसके बाद कुछ समय के बाद यानी देर से बुआई के लिए उपयुक्त दुगनी बौना है। बहुत बौना होता है, छोटा होता है। कल्याण सोना अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि जिस स्थान पर ज्यादातर वर्षा होता है उस स्थान पर ये गेहूं कल्याण सोना बुना जाता है। इसका है मोती HD 1949। मोती HD 1949 का सबसे अच्छा रोटी बनता है। यानी इतना जो गेहूं हुआ, गेहूं में सबसे अच्छा रोटी बनाने के लिए जो गेहूं का उपयोग होता है वो होता है मोती HD 1949। ये मोती
रोटी बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। यह तीसरी बौनी किस्म है। यह किस्म तीसरी बौनी किस्म, ये भी एक बौनी किस्म ही है जो लाल कलर का छोटे छोटे गेहूं होता है। इसके अलावा और गेहूं का जो किस्म विकसित किया गया वो हुआ सोनालिका मुक्ता। इस तरह से गेहूं के किस्मों को विकसित किया गया। उसके बाद आता है धान। धान या चावल। धान संपूर्ण विश्व के कुल आबादी का 70% लोग प्रमुख आहार है। यानी चावल जितने भी विश्व की जनसंख्या है उस जनसंख्या का 70% लोग चावल खाते हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या का 70% लोग चावल खाते हैं। पिछले 5 दशकों में 35 मिलियन टन से बढ़कर 90 मिलियन टन धान यानी चावल पहुंचा। कैसे? क्योंकि इसको पादप प्रजनन कराया गया। पादप प्रजनन के द्वारा धान को विकसित कर 35 मिलियन टन से बढ़कर 90 मिलियन टन तक पहुंचा दिया गया। तो भारत में चावल को पादप प्रजनन कराने के लिए यानी भारतीय धान केंद्र कटक उड़ीसा में है। भारतीय धान केंद्र कटक उड़ीसा में है। धान की कुछ उन्नत किस्म एवं उनके गुण। पहला है साबरमती। साबरमती एक ऐसा धान है जो 118 दिनों में तैयार हो जाती है। धान के साबरमती एक ऐसा किस्म है जो 118 दिनों में तैयार हो जाती है। यह बासमती चावल है। बासमती चावल का यह एक किस्म है जो साबरमती। इसके बाद है जया। दूसरा है जया। जया 130 दिनों में तैयार होती है। 130 दिनों में तैयार होने वाली किस्म जया है। इसके बाद बाला। यह एक बौनी किस्म है। छोटे छोटे होते इतने बड़ा बड़ा, लेकिन उसको में धान की बाल जैसे बहुत बड़ा बड़ा होता है। इसकी खेती मुख्यतः उच्च भूमि यानी जहाँ पर पानी नहीं मिल पाता है यानी ऊंचा टीला होता है उस पर यह धान रोपा जाता है वाला, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बिहार में हलकन धान के नाम से भी जानते हैं। यही हलकन धान है। इसके बाद कृष्णा। यह किस्म चावल के लाइसिन, चावल में जो लाइसिन एमिनो एसिड होता है उसको ज्यादा करता है। यानी कि कृष्णा जो धान का है वह चावल में लाइसिन एमिनो एसिड को बढ़ाता है। यह भी बौनी किस्म है। यह भी उच्चा टीला पर ही रोपाता है। यह भी हलकन ही धान की किस्म है। इसके बाद IR8। IR8 जो है भारत में फिलीपींस से 1960 में आया था। फिलीपींस में वहां के धान को विकसित किया गया। वो धान को बीज को भारत में लाया गया था 1960 में। इसके बाद टाइचिंग नेटिव। टाइचिंग नेटिव 1960 में ही ताइवान से भारत आया था। इस तरह से भारत में तो धान की जो उन्नत किस्म है इस तरह से हुआ। इसके अलावा अर्जया, पद्मा, रत्ना, इसके अलावा और भी बहुत से धानों को विकसित किया गया है जो हम लोग के यहाँ खेतों में रोपा जाता है, लेकिन उसे अभी किताब में पढ़ना नहीं है। किताब में इतना ही पढ़ना है। तो भारत में हरित क्रांति होने से गेहूं, धान, मक्का, गन्ना आदि किस्मों में बढ़ोतरी हुई थी। तो 1 और 2 में जनक है। 1 में गेहूं और 2 में धान। अब 3 है मेल्टस यानी मक्का। मक्का या कॉर्न बीज का महत्वपूर्ण फसल है। यह भी मक्का भी बीज का एक महत्वपूर्ण फसल है। तो भारत में मक्का की कई उन्नत किस्म है। सोना, जवाहर, गंगा 5, गंगा 3, हाई स्टार्च, अंबर, शक्ति, रतन, विजय, विक्रम, किसान, MH 123 आदि। ये सब जितना भी है ये सब भारत के मक्का की उन्नत किस्म है, जिसको पादप प्रजनन कराकर
विकसित किए गए और यह जिससे उच्च पैदावार हुई। इस तरह से मक्का में पादप प्रजनन से लाभ हुआ। इसके बाद है गन्ना। चौथा नंबर पर है गन्ना, शुगर कैन। यह उष्णकटिबंधीय एशिया की प्रमुख फसल है। उष्णकटिबंधीय एशिया का यह प्रमुख फसल है। भारत में 3 मिलियन हेक्टेयर, यानी भारत में 3 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में गन्ना की खेती की जाती है। भारत में गन्ना पर प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर है, वहां पर भारत का गन्ना प्रजनन संस्थान है। तो भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो हम लोग जो बिहार में हैं, तो बिहार जो उत्तर भारत में आता है। लेकिन जब बिहार में यानी उत्तर भारत में सेरकम बारबेरी नामक गन्ने की प्रजाति उगाई जाती थी। पहले हम लोग के यहाँ बिहार में भी सेरकम बारबेरी नामक गन्ने की खेती की जाती थी। लेकिन ये जो गन्ना होता था से कम पैदा देता था, कम गन्ने के से रस निकलता था, जिससे कम पैदावार होते थे, जिससे शर्करा की मात्रा बहुत कम होते थे। लेकिन दक्षिण भारत का जो गन्ना था, वो गन्ना में ज्यादातर पैदावार देते थे। वो मोटा मोटा गन्ना होता था। दक्षिण भारत के गन्ना बहुत मोटे होते थे, जिसका नाम था सेरकम ऑफिसिनेरम। सेरकम ऑफिसिनेरम नामक गन्ना दक्षिण भारत में जो पाए जाते थे, वो गन्ना मोटा होता था और ज्यादा पैदावार देता था, जिससे शर्करा की मात्रा बहुत होते थे। लेकिन उत्तर भारत में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता था कि दक्षिण भारत से उठाकर गन्ना को हम उत्तर भारत में उसको खेती करेंगे। तो ये भी किया गया। जब दक्षिण भारत से गन्ना को उठाकर बिहार, उत्तर प्रदेश से सब जो उत्तरी भारत में आती है, वहां पर गन्ना की खेती की गई। लेकिन यहाँ की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी में अंतर पाया गया, जिसके कारण यह दक्षिण भारत वाला गन्ना उत्तर भारत में नहीं हो पाया। इसलिए फिर क्या किया गया, दोनों की प्रजाति, उत्तर भारत की प्रजाति और दक्षिण भारत की प्रजाति, यानी सेरकम बारबेरी और सेरकम ऑफिसिनेरम, दोनों के बीच संकलन कराया गया। दोनों से जब बीच संकलन कराया गया, तो उससे कई प्रकार की नई किस्म बना, जैसे में COC 671, HM 658, CO 668, CO 8752, CO 997 आदि कई प्रकार की प्रजाति विकसित की गई, जिससे गन्ने की खेती भी उत्तर भारत में भी अच्छी क्वालिटी के उच्च उपज और ज्यादा शर्करा देने वाले गन्ना होने लगे। इस तरह से गन्ने की खेती यानी भारत में हरित क्रांति समाप्त हो चुका।